क्या पति के परिवार के सदस्यों को सिर्फ इस वजह से आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि उन्हें उसके दूसरे विवाह के बारे में जानकारी थी? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भारत में हजारों परिवारों को प्रभावित करता है जो वैवाहिक विवादों में उलझे हुए हैं। अप्रैल 2026 में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक जिम्मेदारी के लिए एक सख्त मानदंड को पुनः स्पष्ट किया है, जिससे रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाना कठिन हो गया है। आज हम शिवरमण नायर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर मामले का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि कानून वास्तव में क्या कहता है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन हूं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है और हमें YouTube सिल्वर क्रिएटर अवार्ड प्राप्त हुआ है। आप भी 59 रुपये या 119 रुपये का योगदान देकर स्क्रीन पर दिख रहे जीपे QR कोड के माध्यम से चैनल के सदस्य बनकर हमारा सहयोग कर सकते हैं। आपके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद। अब आइए आज के विषय पर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, केस आइडेंटिटी, मामले की पहचान। सबसे पहले इस मामले के आधिकारिक विवरण पर नजर डालते हैं। यह निर्णय 24 अप्रैल 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा दिया गया, जिसमें जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे। इस मामले का नाम है शिवरमण नायर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर, जिसे 2026 INSC 412/2026 लिवलॉ SC 446 के रूप में रिपोर्ट किया गया है। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहले से स्थापित कानूनी सिद्धांतों को पुनः मजबूत करता है। सेक्शन 2, केस बैकग्राउंड, मामले की पृष्ठभूमि। यह विवाद वर्ष 2016 में दर्ज की गई एक शिकायत से शुरू हुआ। पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति ने पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली, जो सिद्ध होने पर द्विविवाह बिगेमी का अपराध बनता है। लेकिन उसने केवल पति को ही नहीं, बल्कि उसके पिता, माता और बहन को भी आरोपी बनाया। आरोपों में शामिल थे द्विविवाह, द्विविवाह के लिए उकसाना अबेटमेंट, क्रूरता क्रुएल्टी। ससुराल पक्ष ने अदालत में याचिका दायर कर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने क्वॉशिंग की मांग की, यह कहते हुए कि उनका कोई सक्रिय रोल नहीं था और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। सेक्शन 3, IPC से BNS तक, कानून में बदलाव। अब समझते हैं कि यह अपराध पुराने और नए कानूनों में कैसे शामिल हैं। द्विविवाह पहले IPC की धारा 494, अब BNS की धारा 82। क्रूरता पहले IPC की धारा 498, अब BNS की धारा 85। उकसावा अबेटमेंट पहले IPC की धारा 107, अब BNS की धारा 45 से 49। अदालत की अंतर्निहित शक्तियां पहले CRPC की धारा 482, अब BNSS की धारा 528। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बदलावों से कानून के मूल सिद्धांत नहीं बदलते, बल्कि केवल उनकी संरचना बदली गई है। सेक्शन 4, मुख्य कानूनी सिद्धांत। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत स्पष्ट किए। सक्रिय भागीदारी ओवर्ट एक्ट आवश्यक है। अदालत ने साफ कहा, केवल जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, केवल परिवार का सदस्य होना भी पर्याप्त नहीं है। रिश्तेदारों को दोषी ठहराने के लिए आवश्यक है स्पष्ट प्रमाण कि उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। कोई ठोस कार्य ओवर्ट एक्ट जैसे शादी आयोजित करना या उसमें मदद करना। यदि ऐसा प्रमाण नहीं है तो आपराधिक जिम्मेदारी नहीं ठहराई जा सकती। सामान्य ओमनिबस आरोप स्वीकार नहीं। अदालत ने सामान्य और अस्पष्ट आरोपों की कड़ी आलोचना की। अदालत ने कहा, शिकायत में विशिष्ट विवरण होना चाहिए। हर आरोपी की स्पष्ट भूमिका बताई जानी चाहिए। सभी परिवार के सदस्यों को एक साथ नामित करना कानून का दुरुपयोग है। सेक्शन 5, अंतिम निर्णय फाइनल वर्डिक्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संतुलित निर्णय दिया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह माना कि केवल पारिवारिक संबंध के आधार पर किसी व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे में घसीटना कानून के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसलिए ससुर,
सास और ननद के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को न्यायालय ने रद्द क्वॉश कर दिया। हालांकि जहां तक पति का प्रश्न था, उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार पाए गए। इसलिए न्यायालय ने पति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति दी, ताकि मामले की सच्चाई का परीक्षण विधि अनुसार ट्रायल के माध्यम से हो सके। इस प्रकार न्यायालय ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए यह सुनिश्चित किया कि न तो निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से मुकदमे में फंसाया जाए और न ही वास्तविक आरोपी को कानून से बचने दिया जाए। कानूनी प्रभाव, लीगल इम्पैक्ट। यह निर्णय भारतीय आपराधिक कानून के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूलभूत सिद्धांत को पुनः स्थापित करता है कि आपराधिक जिम्मेदारी सदैव व्यक्तिगत होती है। किसी व्यक्ति को केवल इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वह आरोपी का रिश्तेदार है या उसे घटना की जानकारी थी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वैवाहिक विवादों में अक्सर देखा जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा पूरे परिवार को एक साथ आरोपी बना दिया जाता है, जिससे कानून का दुरुपयोग होता है। ऐसे मामलों में न्यायालय का यह निर्णय एक सुरक्षा कवच, प्रोटेक्टिव शील्ड, के रूप में कार्य करता है, जो निर्दोष रिश्तेदारों को अनावश्यक उत्पीड़न और लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचाता है। वकीलों और विधि के छात्रों के लिए यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें यह समझने में मदद करता है कि किन परिस्थितियों में एफआईआर को रद्द क्वॉश करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। यह निर्णय भविष्य में आने वाले समान मामलों के लिए एक मजबूत न्यायिक मिसाल, प्रेसिडेंट, के रूप में कार्य करेगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस मामले से हमें कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी सीख प्राप्त होती है। सबसे पहले, केवल किसी घटना की जानकारी होना या परिवार का सदस्य होना अपने आप में अपराध नहीं है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए यह आवश्यक है कि उसके खिलाफ सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन, या कोई ठोस कार्य, ओवर्ट एक्ट, सिद्ध किया जाए। तीसरा, न्यायालय ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि झूठे, सामान्य और बिना ठोस आधार के लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, और ऐसे मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप करके न्याय सुनिश्चित करेगा। अंततः, यह निर्णय न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को मजबूत करता है और यह दर्शाता है कि कानून का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना ही नहीं, बल्कि निर्दोष लोगों की रक्षा करना भी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। मैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।